Hello friends, I'm Kuldeep Mehta and I welcomes you to my YouTube channel Million Study Mania. Today in this video I will teach you physics of class 12. Physics of class 12. Today our topic is unit 1 and which is electrostatics and its chapter first electric charge and field, and this is my fifth video of physics for you. So let's start our video. So firstly हमारा टॉपिक आता है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो चलिए देखते हैं। द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें दिखाई दे रहा है हमें, द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। यहाँ से हमें पता चलता है रेशियो ऑफ, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है हमारे पास, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमारे पास जो है वो रेशियो होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए किस चीज़ का रेशियो होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस टू फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस प्लेस सेम डिस्टेंस अपार्ट इन सम मीडियम। ओके, ये हमें यहाँ से पता चल गया कि ये फोर्स का रेशियो होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स, मतलब कि ये दो फोर्सेस का एक रेशियो होता है। और ये दोनों फोर्सेस कौन कौन सी होते हैं? नंबर वन कौन सी है? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स। जैसे हमने दो चार्जेस मान लिए, नंबर वन इज आवर Q1 चार्ज एंड नंबर टू इज आवर Q2 चार्ज। ओके फ्रेंड्स, नंबर टू इज आवर Q2 चार्ज। तो ये दो चार्जेस हमने मान लिए। इन दोनों के बीच में अगर हम इन चार्जेस को कुछ दूरी पे रख देते हैं, जैसे ये हमारा फर्स्ट चार्ज है और ये हमारा सेकंड चार्ज है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये हमने मान लिया, ये जो हमने डिस्टेंस लिया है ये हमने मान लिया R। अगर इनको हम कुछ डिस्टेंस पे रख सकते हैं फ्री स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम के अंदर, वहाँ पर कोई भी मीडियम ना हो। ओके, तो फ्री स्पेस के अंदर रखते हैं। नंबर एक, उनके जो उन दोनों के फोर्सेस, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है जब हम उसे फ्री स्पेस में रखते हैं, उस फोर्स का किस फोर्स के साथ रेशियो? सेकेंड वन हमारी कौन सी फोर्स है? द सेकेंड वन फोर्स इज सेम टू चार्जेस। उन्हीं दो चार्जेस को जब हम सेम डिस्टेंस के साथ किसी मीडियम में रख देते हैं, मतलब वैक्यूम में से उठाकर अगर हम उन चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं, तो वो फोर्स, द फर्स्ट फोर्स जो मैंने आपको बताई थी, जो फ्री स्पेस के अंदर हमारी फोर्स लग रही है, और सेकेंड फोर्स जो मैंने आपको बताई थी जो हमारी मीडियम में फोर्स लग रही है, इन दोनों फोर्सेस का रेशियो क्या कहलाता है? हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके फ्रेंड्स, इसे हम डिनोट किससे करते हैं? इसे हम डिनोट कर सकते हैं K से। दिस इज डिनोटेड बाय K, या फिर अपसाइलन R मतलब इसको हम अपसाइलन R को कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा अपसाइलन हो गया और ये हमारा R हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो K या अपसाइलन R मीन्स डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम फ्रेंड्स एक ही चीज होती है। ओके, तो इन फोर्स इन वैक्यूम विच इज डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, मतलब इन दोनों का रेशियो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहलाता है। और अगर हमारे पास कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसके अंदर हमारा क्या मिला था? हमें मिला था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। ओके फ्रेंड्स, ये हमें मिला था। और यहाँ पर हमारा K क्या था? व्हाट इज K हमारा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी? K की वैल्यू हमारे पास थी 1/4 पाई अपसाइलन नोट, 1/4 पाई अपसाइलन नोट। अपसाइलन नोट को हम फ्रेंड्स अपसाइलन के साथ एक O लगा देते हैं, ये हमारा अपसाइलन नोट हो जाता है। 1/4 पाई अपसाइलन नोट हमारी K की वैल्यू थी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम मीडियम के अंदर अपसाइलन नोट की जगह अपसाइलन M लिख कर चले, अपसाइलन
m लिख कर चलें और अगर हम फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नोट लिख कर चले और अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये हमारा लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। क्या आएगा हमारा रिजल्ट, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमें कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ये दो तीन वैल्यूज मैंने लिख रखी है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी हमारी कितनी होती है, दैट इज 1। ओके फ्रेंड्स, सेकंड इसके बाद हमारा आता है एयर। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1.00054। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। एंड नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है वाटर। वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारी होती है 80। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वाटर के रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी से 80 टाइम्स ज़्यादा होती है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कौन कौन सी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। नंबर वन इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, दैट इज इसे हम कह सकते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज भी हम इसे कहते हैं। तो वो कितना होता है, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्स। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा चार्ज होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हमारे पास एक क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और लास्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ये भी हमारे पास एक क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है वर्क फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सपोज फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि आपको कोई भी एक मटेरियल दिया गया है। जैसे आप मान लीजिए ये आपको कोई एक मटेरियल दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन, हमें इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो उस इलेक्ट्रॉन को इस मटेरियल की सरफेस पर से रिमूव करने के लिए, जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारी वर्क फंक्शन कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास दो चीज़ें आती है। जिस भी मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा, द मटेरियल विद लोअर वर्क फंक्शन लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। मतलब जिस भी मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिव या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। और अगर इसी तरीके से हम हायर वर्क फंक्शन की बात करें तो हायर वर्क फंक्शन का कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और साथ ही नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास आता है इंड्यूस चार्जेस। इंड्यूस चार्जेस चलिए देखते हैं क्या होते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के एंड पर, मतलब किनारों पर प्रोड्यूस होते हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन। फ्रेंड्स हमने दो प्रोसेसेस पढ़ी थी। नंबर वन इज इंडक्शन एंड नंबर टू इज कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि हमने एक स्फेयर हमने मान लिया, इस स्फेयर को हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया था और इसको चार्ज किया था किसी भी एक प्लास्टिक या ग्लास रोड को पास ला करके। ओके, तो ये चार्ज हो गया था ये स्फेयर। सो वो हमारी इंडक्शन की एक प्रोसेस थी, तो उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एक पार्ट है वो।
ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल, ये हमने एक कंडक्टिंग मटेरियल माना है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के एंड के ऊपर जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। दीज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमारा आता है इंड्यूसिंग चार्ज। व्हाट इज इंड्यूसिंग चार्ज? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अब इंड्यूसिंग चार्ज क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, द चार्ज ऑन द रोड, द चार्ज ऑन द रोड, व्हाट इज inducing charge? The charge on the road, glass road या plastic road, which induces charge on a conducting material, conducting material। मैंने आपको फ्रेंड्स अभी बताया था चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक पार्ट। ओके, तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। ये हमने कोई भी एक स्फेयर लिया था, इसको चार्ज किया था, तब हमने इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा था और इसके पास कोई भी एक ग्लास रोड या फिर प्लास्टिक रोड हम लेकर आए थे। मान लीजिए हमने ग्लास रोड ली विद अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उस ग्लास रोड पर हमारा था। ओके फ्रेंड्स, तो जब उस ग्लास रोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था तो इंडक्शन की वजह से इस स्फेयर के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज मिला था, इस स्फेयर पे हमें नेगेटिव चार्ज मिला था। ओके फ्रेंड्स, द चार्जिंग ऑफ वन सिंगल स्फेयर बाय इंडक्शन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया भी था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जब हम किसी ग्लास या प्लास्टिक रोड को किसी कंडक्टिंग मटेरियल के पास अगर हम लेकर आते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। तो ये जो चार्ज ग्लास रोड के ऊपर था, जिसकी वजह से कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर चार्ज आया, उस चार्ज को हम इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। दैट चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन, similarities and dissimilarities between electrostatic and gravitational forces। ओके, तो चलिए देखते हैं इनमें सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन फ्रेंड्स हमारा था सिमिलरिटीज। तो फर्स्ट हमारी सिमिलरिटी है बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके फ्रेंड्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ हमारे पास क्या होता है? हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था और ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा था कि F is inversely proportional to R square, means square of distance between masses या चार्जेस। क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स में हम मासेस लेके चलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम चार्जेस लेके चलते हैं Q1 Q2 एंड M1 M2। ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस हम R मान के चलते हैं बेसिकली, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो ये दोनों ही फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। बोथ, सेकंड वन हमारा पॉइंट आता है बोथ आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। फ्रेंड्स, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस कूलम्स लॉ के अंदर भी हमने पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? फ्रेंड्स हमने पढ़ा था Q1 Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ओके, इसके हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा था। एंड सेम इन द ग्रेविटेशनल फोर्स मींस ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का ग्रेविटेशनल जो हम 11th क्लास हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 मींस प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। ओके, तो ये दोनों ही लॉ इसे भी फॉलो करते हैं। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी ये होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या आता है? बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस फ्रेंड्स, ये सेंट्रल फोर्सेस क्या होता है? ये सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके चलते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट चार्ज है एंड दिस इज आवर सेकंड चार्ज Q2 एंड दिस आवर फर्स्ट चार्ज Q1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा इन दोनों के सेंटर से एक दूसरे के ऊपर ऑपरेट करती है। ओके फ्रेंड्स, सेंटर से एक दूसरे के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो ये हमारा सेंट्रल फोर्सेस कहलाता है। जो फोर्सेस एक दूसरे पार्टिकल्स पे सेंटर से ऑपरेट करे वो सेंट्रल फोर्सेस कहलाती हैं। फोर्थ वन हमारा यहाँ से पॉइंट आता है बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों ही फोर्सेस कंजर्व रहती है, मतलब कि
अगर इन फोर्सेस के अगेंस्ट कोई भी वर्क किया जाता है, अगर इन फोर्सेस के अगेंस्ट कोई भी वर्क किया जाता है तो किस पर डिपेंड नहीं करता, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, या फिर पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स ने जो पाथ फॉलो किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लास्ट हमारे सिमिलरिटीज में पॉइंट आता है, बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों ही फोर्सेस हमारी ऑपरेट कर सकती है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर दोनों फोर्सेस हमारी ऑपरेट कर सकती हैं। नेक्स्ट इसके बाद फ्रेंड्स हमारी आती है डिसिमिलरिटीज बिटवीन दीज फोर्सेस। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हमारी डिसिमिलरिटीज इन दोनों में क्या क्या होती हैं। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फर्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। Gravitational force is attractive while electrostatic force might be gravitational force। देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारा पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में हमारी लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी कहाँ पे एक्ट करती है, ये हमने दो मासेस कंसिडर कर लिए हैं m1 एंड m2, इन दोनों मासेस के बीच में हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों मासेस के बीच में जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगी, मींस एक दूसरे को अट्रैक्ट ये मासेस करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी दो चार्जेस के बीच में लगती है, जैसे कि हम दो चार्जेस मान लिए Q1 एंड Q2। ओके फ्रेंड्स, Q1 एंड Q2 ये हमने दो चार्जेस मान लिए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी दैट में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सेकेंड वन हमारा फ्रेंड्स इसके अंदर पॉइंट क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू मासेस। किन्हीं भी दो मासेस के बीच में जो मीडियम हमारा प्रेजेंट होता है, किन्हीं भी दो मासेस के बीच में जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उन दोनों मासेस के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में अगर हम इसे लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारी दो चार्जेस के बीच में लगती है वो कभी भी चार्जेस के बीच की में जो मीडियम है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इट डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। ओके फ्रेंड्स, थर्ड वन लास्ट वन हमारे डिसिमिलरिटीज में इसका पॉइंट आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये कितनी स्ट्रॉन्ग होती है चलिए देख लेते हैं। बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर हम देख सकते हैं तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ओके फ्रेंड्स, तो वो कितनी होती है, दैट इज 2.40। फ्रेंड्स ये मैंने लिख भी रखा है 2.40 into 10 to power 43 times stronger than gravitational force into 10 to power 43 times stronger than gravitational force। electrostatic force 2.40 into 10 to power 43 times gravitational force से ज़्यादा stronger होती है, किस केस में, दो इलेक्ट्रॉन्स के केस में। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट फॉर ए फिक्स्ड डिस्टेंस, किसी भी एक फिक्स डिस्टेंस को अगर हम लेकर चलते हैं, किसी भी फिक्स डिस्टेंस को अगर हम लेकर चलते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी 10 to power इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 to power 36 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, 10 to power 36 टाइम्स हमारी स्ट्रोंगर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.